last part of human reproduction. In this part, we will discuss about gestation, parturition, and lactation. First, we will discuss about gestation or gestation period. The duration of pregnancy in human beings is about 9 months and plus minus 7 days, which is called gestation period. The gestation period is the time between conception and birth. तो gestation period वो पीरियड है जो 9 मंथ और 7 डेज का होता है. ये पीरियड फर्टिलाइजेशन और बर्थ के पीरियड के बीच का पीरियड है. तो जेस्टेशन पीरियड कॉन्सेप्शन और बर्थ के पीरियड. फर्स्ट we'll discuss about gestation. The duration of pregnancy in human being is about 9 months and plus minus 7 days, which is called gestation period. It is the period between conception and birth. तो जेस्टेशन पीरियड कॉन्सेप्शन यानी फर्टिलाइजेशन और बर्थ के पीरियड का है, के बीच का पीरियड है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 9 मंथ प्लस माइनस 7 डेज है. नेक्स्ट इज पार्चुरेशन. जेस्टेशन पीरियड जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो डिलीवरी ऑफ द बेबी है इसको हम पार्चुरेशन कहते हैं. तो पार्चुरेशन इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल टर्म यंग वन फ्रॉम द मदर्स यूटरस at the end of gestation period. तो gestation period खत्म होने के बाद मदर की यूट्रस से जो बेबी की डिलीवरी होती है इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहेंगे. नेक्स्ट इज लैक्टेशन. लैक्टेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय द मेमरी ग्लैंड एंड इट टेक्स प्लेस आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी. फर्स्ट we'll discuss about parturition. At the end of pregnancy, various contraction of the uterus causes delivery or expulsion of the fetus. This act of expelling the full-term young one from the mother's uterus at the end of gestation period is called parturition. तो सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि जब gestation period complete होता है और young one fully develop होता है तो यूट्रस से उसकी जो डिलीवरी होती है इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन कहते हैं. पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय बोथ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम. सबसे पहला जो सिग्नल है चाइल्ड बर्थ का, इट ओरिजिनेट्स इन द यूट्रस आफ्टर द फुली मैच्योर्ड फीटस एंड प्लेसेंटा. फुली मैच्योर्ड फीटस और प्लेसेंटा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं और इस स्टिमुलेशन को हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं. इस फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स की वजह से पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं. ऑक्सीटोसिन का जो काम है ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन. Now the childbirth begins with a long series of involuntary contraction of the uterus experienced by as labor pains. Oxytocin promotes the contraction of the uterine muscle. जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि fetal ejection reflex की वजह से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है और ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस की वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से एक लेबर पेन इंड्यूस होता है. इसके बाद एक दूसरा हार्मोन सीक्रेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसका नाम रिलैक्सिन है. नाम से ही पता चल रहा है कि ये रिलैक्स करता है मसल्स और बोन्स को एंड इट मेक्स ए पैसेज फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो रिलैक्सिन प्यूबिक सिम्फाइसिस लिगामेंट ऑफ सैक्रोइलियक एंड सार्कोकॉक्सिजियल जॉइंट्स को ये रिलैक्स करता है, लूज करता है, जिससे सर्विक्स डायलेट हो जाता है और डिलीवरी ऑफ द बेबी आसानी से पॉसिबल हो जाती है. बोथ दीज एक्शंस गिव रिलीफ टू द बॉडी फ्रॉम द पेन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी. तो ऑक्सीटोसिन की वजह से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सिन की वजह से सारे जो हिप जॉइंट्स हैं या सर्विक्स है ये डायलेट हो जाता है
जिसकी वजह से डिलीवरी में आसानी होती है। With continued forceful uterine contractions, the amnion ruptures. Amnion एक मेम्ब्रेन है जो डेवलपिंग फीटस के चारों तरफ प्रेजेंट होती है और इस एमनियन और फीटस के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जब फुली डेवलप्ड जब यंग वन फुली डेवलप्ड होता है और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड वेजाइना से बाहर आना शुरू हो जाता है और ये वेजाइना को लुब्रिकेट भी करता है। Soon after the infant is delivered, the placenta, umbilical cord and fetal membrane are expired. जैसे डिलीवरी होती है उसके कुछ टाइम के बाद प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड और फीटल मेम्ब्रेन अपने आप ही मदर की बॉडी से डिटैच होकर यूट्रस से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट इज लैक्टेशन. Lactation is the production of milk in the mammary gland. After the birth, the mother starts producing milk, and this process of production of milk is called lactation. Female's mammary gland, they start producing milk towards the end of the pregnancy or after the birth of the young one. तो प्रेगनेंसी के लास्ट में या बर्थ के बाद फीमेल जो मदर है वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। इसी प्रोसेस को हम लैक्टेशन कहते हैं। यहाँ भी एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है और प्रोलैक्टिन का काम है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। मिल्क को बनाने का काम प्रोलैक्टिन का है। दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सीक्रेट होता है और ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी कि ऑक्सीटोसिन का काम मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है। तो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो ये मेमोरी ग्लैंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से मिल्क सीक्रेट होता है या मेमोरी ग्लैंड से ये बाहर निकल कर आता है। तो लैक्टेशन में दो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल हैं, एक प्रोलैक्टिन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन का काम मिल्क फॉर्मेशन है और ऑक्सीटोसिन का काम मिल्क इजेक्शन है, यानी मिल्क का बाहर निकलना ऑक्सीटोसिन कंट्रोल करता है। सबसे पहला जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं और ये चाइल्ड बर्थ के बाद 2 या 3 दिन तक प्रोड्यूस होता है। इस मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और फैट कम होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस कोलोस्ट्रम के अंदर कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जिसको IgA कहते हैं और ये न्यू बॉर्न जो बेबी है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अक्सर ये टेस्ट में एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि विच एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द न्यू बॉर्न इन्फेंट। So this antibody is IgA which can cross the placenta, यानी ये मदर्स की बॉडी से न्यू बॉर्न इन्फेंट के अंदर आता है और उस इन्फेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। Main constituents of the human milk is fat, casein, lactose. Casein is the milk protein, lactose is the milk carbohydrate. There are various mineral salts and vitamins are present in the human milk. There are some important terms, for example, teratogens. It causes monster forming. There are some chemical substances which cause malformation in the developing embryo. जो developing embryo है उसके अंदर malformation होता है, उसकी शक्ल, body shape बिगड़ जाता है, अजीब तरह का हो जाता है। इसके लिए कुछ chemical substances responsible होते हैं, इनको हम teratogens कहते हैं। Next is ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy means that implantation of ovum outside the uterus. Normally जो implantation होता है फीटस का, एम्ब्रियो का, वो यूट्रस में होता है, लेकिन यूट्रस के अलावा अगर ये कहीं और इम्प्लांट हो जाता है गलत जगह पर, जैसे फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में या सर्विक्स पे, तो इस प्रेगनेंसी को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। प्री मार्टिन ये काउज में पाया जाता है। काउज में अगर ट्विन डेवलप हो रहा है, यानी एक फीमेल है और एक मेल है,
तो फीमेल कभी कभी इम्परफेक्टली डेवलप्ड होती है और वो स्टेराइल भी होती है। इसका जो रीजन है कि ये इम्परफेक्ट डेवलपमेंट या स्टेराइल फीमेल काव्स का डेवलप होना के लिए जो रीजन है वो है मेल हार्मोन, क्योंकि यहाँ पर दो ट्विंस डेवलप हो रहे हैं, एक मेल है एक फीमेल है। जो फीमेल है वो इम्परफेक्टली डेवलप हो रही है और स्टेराइल है। इसका रीजन है कि मेल के जरिए प्रोड्यूस किए जाने वाला मेल हार्मोन जो फीमेल को स्टेराइल बना देता है। तो इस फीमेल को हम फ्री मार्टिन कहते हैं। एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन से 8 वीक तक के डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को हम एम्ब्रियो कहते हैं, और 8 वीक से बर्थ तक के टाइम का जो ऑर्गेनिज्म है, डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है, उसको फीटस कहते हैं। तो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन से 8th वीक तक के डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म को हम एम्ब्रियो, और 8th वीक के बाद बर्थ तक जो डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म है उसको फीटस कहा जाता है। नेक्स्ट इज ट्विंस। There are two types of twins. First one is monozygotic और identical. यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, मोनोजाइगोटिक का मतलब है कि एक ही जाइगोट बनता है। यहाँ आप देखते हैं कि ये एग है, स्पर्म है, एग और स्पर्म फर्टिलाइज होता है और ये जाइगोट बन गया। ये जाइगोट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। ये दोनों जाइगोट जो स्प्लिट होने के बाद बने हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और इनसे दो ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं या दो फीटस डेवलप होते हैं। यहाँ पे एक चीज और है कि आइडेंटिकल ट्विंस में both these developing fetus are genetically identical and they are connected to the same placenta. Here you can see that umbilical cord are different for these two fetus, but they are connected to the same placenta. तो मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ये बनते कैसे हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट बनता है। किसी भी वजह से ये जाइगोट अगर दो पार्ट में डेवलप हो जाता है और उससे दो ऑर्गेनिज्म अगर डेवलप हो रहे हैं तो उसको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहेंगे और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। दूसरा जो टाइप है वो फ्रेटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। यहाँ पर दो ओवम दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, दो सेपरेट जाइगोट बनते हैं। दो जो सेपरेट जाइगोट बने हैं ये जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूट्रस के अंदर both these fetus they are developing separately. There are two amniotic membrane. Their umbilical cord is connected to the two separate placentas and commonly जो हम देखते हैं कि यहाँ पर दोनों फीटस या ऑर्गेनिज्म जो डेवलप होंगे उनकी शक्ल भी एक जैसी होगी और वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। यहाँ पर शक्ल भी डिफरेंट हो सकती है, एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट एग दो स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहे हैं। यहाँ पर एक ही एग एक स्पर्म से फर्टिलाइज हो रहा है, एक सिंगल जाइगोट बन रहा है। यहाँ पे दो डिफरेंट जाइगोट बन रहे हैं। यहाँ पर एक सिंगल जाइगोट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है और उससे आइडेंटिकल ट्विंस डेवलप होते हैं। यहाँ पर दो जाइगोट हैं, दो डिफरेंट फीटस डेवलप होते हैं और ये मेल या फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर या तो ये दोनों मेल होंगे या दोनों ही फीमेल होंगे।